जमीन की बेहतरी। ये पहला रीजन था ज़मीन की बेहतरी। दूसरा रीजन ज़मीन की बेहतरी, ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन था पटरी की स्लीपर, यानी कि हम जानते हैं जो भी लकड़ी रेल में प्रयोग होती थी स्लीपर बनाने के लिए, वो भी एक वजह थी, यानी कि पटरी की स्लीपर बनती थी। तो ये दो मुख्य रीजन जिनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो लगभग सन 1600 की बात करें तो 1600 में लगभग जो ये रफ करने जा रहे हैं, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखें लगभग 1600 सन 1600 की बात करें तो हिंदुस्तान के लगभग 1/6 भाग में 1/6 भाग के हिस्से में खेती होती थी, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं लगभग सन 1600 ईस्वी की। सन 1600 में बात करें तो लगभग 1.1/6 यानी कि छठवें भूभाग में लगभग खेती होती थी। इतना भाग जो है खेती योग्य था। लेकिन जैसे ही हम आगे आते हैं और हम देखते हैं कि ये जो भूभाग था निरंतर जैसे ही आगे आते हैं कुछ सालों में ये भूभाग बढ़ता जाता है और खेती का उपयोग निरंतर बढ़ता जाता है, क्योंकि रीजन था उसका कि आबादी का बढ़ना, औद्योगिकीकरण का बढ़ना, और इन सब रीजन से ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग आधे भूभाग में खेती होने लगती है। लगभग आधे भूभाग में खेती होने लगती है। और हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में, क्योंकि औपनिवेशिक काल की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा देश काफ़ी वर्षों तक गुलाम रहा। उसका रीज़न था कि जो औपनिवेशिक काल था उसमें अंग्रेज़ अपने हिसाब से खेती करवाते थे। रीज़न ये था कि अगर हम देखें कि जैसे ही इंग्लैंड में व्यवसाय शुरुआत हुई, औद्योगिकीकरण की शुरुआत हुई, हम देखते हैं धीरे धीरे वहाँ पर ओक के जो वृक्ष थे, बैलूत के वृक्ष थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए। और एक समय आया जब यूरोप महाद्वीप में एक शहरी जो है निर्माण होने लगा, औद्योगिकीकरण। जैसे ही यूरोपीय महाद्वीप की बात करें, अगर यूरोपीय महाद्वीप की बात करते हैं तो हम देखते हैं धीरे धीरे जो ही यूरोपीय महाद्वीप में क्या बढ़ता है, औद्योगिकीकरण बढ़ता है। औद्योगिकीकरण, जो ही औद्योगिकीकरण बढ़ा, धीरे धीरे जैसे ही औद्योगिकीकरण बढ़ा यूरोपीय महाद्वीप में, तो हम देखते हैं दो चीज़ें जो कि बहुत अनिवार्य थी। पहली चीज़ तो कच्चे माल की आवश्यकता थी, कच्चा माल की आवश्यकता थी। और दूसरा, क्योंकि फैक्ट्रियों में जाहिर सी बात है कि बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता होती है, कोयले की आवश्यकता हो सकती है, कपड़े के लिए कपास की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार से कारखानों में कच्चे माल की आवश्यकता थी। दूसरा, औद्योगिकीकरण से धीरे धीरे शहरीकरण बढ़ा, और जब शहरीकरण बढ़ा यानी कि शहरों की स्थापना हुई, तो जाहिर सी बात है शहर और गांव में एक मुख्य अंतर होता है कि गांव में जो उत्पादन होता है कृषि को लेकर के, अनाज खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन शहरीकरण में जैसे जैसे गांव से शहर आबादी आती है, यानी कि लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न की कमी होगी। तो भारी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति हो गई। कहाँ पर? यूरोपीय महाद्वीप में। जैसे ही खाद्यान्न की आपूर्ति होती है और जैसे ही कच्चे माल की आवश्यकता होती है यूरोपीय महाद्वीप में, और उसी समय हमारा जो देश था औपनिवेशिक काल के दौर से गुजर रहा था, तो औपनिवेशिक काल के दौर से गुजरने में अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से खेती करवाना शुरू किया। यानी कि जो खाद्यान्न और कच्चे माल की आपूर्ति थी वो कहीं ना कहीं भारत से जाने वाली थी, और उसका मुख्य रीज़न था कुछ विशेष प्रकार की खेती करवाना, जैसे कि कपास हो गया, कपास की खेती, चाय, गन्ना,
और कॉफ़ी, रबड़। तो गन्ना, कॉफ़ी, चाय और कपास और रबड़, इन सब की आवश्यकता पड़ने लगी यूरोपीय महाद्वीप में, और उसके लिए अंग्रेज़ों ने इन सब को मुख्य रूप से इन सब की खेती करवानी शुरू कर दी। और देखते हैं कि भारत से, हिंदुस्तान से काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न जो है बाहर निर्यात किया जाता था। काफ़ी मात्रा में ये सारी चीज़ें जो कि यूरोपीय महाद्वीप को निर्यात की जाती थी। और फिर दूसरी वजह का एक कारण था, 19वीं सदी की बात करें तो हम देखेंगे औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को जो है, औपनिवेशिक सरकार, एक और रीजन था कि एक जो दूसरा रीजन था, पहला रीजन तो ये था कि हमने अभी बताया कि खाद्यान्न और कच्चे माल को बाहर सप्लाई करना था यूरोपीय महाद्वीप में। लेकिन दूसरा अगर परिणाम देखें तो दूसरा रीजन एक था कि औपनिवेशिक काल का, कि अंग्रेज जंगलों को अनुत्पादक समझते थे। यानी कि वो समझते थे यहाँ पर कुछ उत्पादित नहीं होता, अनुत्पादक क्षेत्र समझते थे। और उनका एक रीजन था कि कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की आवश्यकता थी, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या काम किया कि ये जो जंगल हैं, भारी मात्रा में जो जंगल हैं, जो उनको अनुत्पादक नज़र आ रहा है, यानी कि वहाँ पर खेती नहीं होती, वहाँ पर उनको राजस्व नहीं मिलता, इस कारण से वो जंगलों को साफ करने लगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जब जंगल कटेंगे और जंगल कट करके वहाँ पर खेती करना स्टार्ट किया, यानी कि वहाँ पर खेती करना चालू किया ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और जब खेती करना चालू किया तो ये उत्पादक जो क्षेत्र थे, यहाँ से जब खेती करना चालू किया तो सबसे पहले इनको यहाँ से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त होने लगा और खाद्यान्न भी भारी मात्रा में यहाँ मिलने लगा। यानी कि इन दोनों की आपूर्ति हुई। ये जो जंगल अनुत्पादक था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सफाया किया गया इसका। और हम देखते हैं कि लगभग 1880 से 1920 के बीच में, 1880 से 1920 के बीच में लगभग 67 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल साफ किए गए। यानी कि लगभग इतने लाख जंगलों को काट दिया गया और इतने लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन खेती योग्य बना दी गई। यानी कि वहाँ से जंगलों को पूरी मात्रा में हटा दिया गया, खेतों का विस्तार हो गया। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक काल का एक मुख्य कारण होता है, पहला कि उन्हें क्या करना था, खाद्यान्न और जो कच्चा माल था उन्हें यूरोपीय महाद्वीप में सप्लाई करना था। और दूसरा मुख्य रीजन था कि जो जंगल हैं वो औपनिवेशिक काल में अंग्रेज उन्हें अनुत्पादक समझते थे कि वहाँ पर कोई भी चीज़ उत्पादित नहीं होती, इसलिए जंगलों को काट करके वहाँ से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न इकट्ठा किया जाए। और ये हुआ। इसको हम धीरे धीरे देखते हैं 1880 से 1920 के दशक में लगभग 67 लाख किलोमीटर तक का खेती का विस्तार किया गया। अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं और हम देखें कि सिंह भूमि का जंगल उस समय, जो कि लगभग मई 1897 में छोटा नागपुर में जो था, उसके छोटे से पार्ट में पूरे जंगलों को सफाया करके वहाँ से स्लीपर का उत्पादन हुआ। और उनको काटने के लिए जो आदिवासी नियुक्त किए गए, वहाँ पर आदिवासी नियुक्त किए गए, उन्होंने क्या काम किया कि धीरे धीरे अपने घर बनाने के लिए आदिवासियों को अपने घर बनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ से स्लीपर के लिए जंगलों को काटा गया। अगर 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक देखें, ये हम बात कर रहे थे 1920 तक की। अब हम थोड़ा सा आगे आएँ तो जब आगे आते हैं देखते हैं 19वीं सदी के शुरुआत में, हमने बताया कि 19वीं सदी की शुरुआत में अगर हम देखें तो हमने बताया था कि इंग्लैंड, उस समय
इंग्लैंड में लगभग पूरी तरीके से औद्योगिकीकरण उस समय शुरू हो गया था और उस समय हम देखते हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में ओक के वृक्ष, ओक जिन्हें बैलूत भी कहते हैं, ओक के वृक्षों की भारी मात्रा में आपूर्ति हो गई थी। इंग्लैंड में ओक के वृक्षों की भारी मात्रा में आपूर्ति हो गई थी और जाहिर सी बात है 1920 के दशक में हमारे यहाँ अंग्रेज़ धीरे धीरे आने लगे थे और वो देश पर विजय चाहते थे। उस समय के पीरियड में जो है शाही नौसेना उनको चाहिए थी आवागमन के लिए। पहली चीज़ भरपूर मात्रा में उनको शाही सेना का आवागमन करना था और दूसरी चीज़ थी कि उस समय जो है रेलवे का जो विकास था धीरे धीरे 1820 के दशक में हिंदुस्तान में इन चीज़ों के लिए जो शाही सेना थी उसके आवागमन के लिए जो अंग्रेज़ी जहाज़ थे उनके लिए खासकर लकड़ियों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान को एक शाही दस्ता भेजा। खोजी दस्ता हिंदुस्तान की ओर आया। हिंदुस्तान आया, वो जंगल का अन्वेषण करने के लिए आया, जंगल की खोज करने के लिए आया कि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत लकड़ियाँ किस जंगल में मिल सकती हैं, कहाँ पर मिल सकती हैं और किस प्रकार से वहाँ के जहाज़ जो कि अच्छी मात्रा में अच्छी मात्रा में लकड़ी मिले जिससे जहाज़ बनाए जाएं, जिससे आवागमन की सुविधा हो। और हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वही एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए बहुत भारी मात्रा में और 1850 के दशक में जो ही रेलवे का प्रसार हुआ, वही 1850 के दशक में जैसे ही रेलवे का विस्तार हुआ और रेलवे का विस्तार होना एक मुख्य कारण था जंगलों की कटाई का। रेलवे का विस्तार होने में 1850 में बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ और हम देखते हैं कि औपनिवेशिक व्यापार में रेलवे लाइनें जो है बनाई जाना अनिवार्य कर दिया गया। तो पहली चीज़, एक तो भारी मात्रा में जो शाही सेना थी, शाही सेना वो इंग्लैंड से आवागमन कर रही थी अपने देश पर, तो उसके लिए शाही जहाज़ चाहिए थे, उसके लिए भारी